हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां होती हैं औरतों के मुद्दों से जुड़ी हुई रियल समस्याओं पर बात, उनके रियल लाइफ सॉल्यूशन जो प्रैक्टिकल हो और उनसे ओवरकम करने की सच्ची कहानियों के साथ। इतना रियल पे जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इस चैनल का कंटेंट जुड़ा हुआ है प्योरली आपके कमेंट्स पे। जो भी आप अपने कमेंट्स में प्रॉब्लम्स लिखते हो, उनका मेरे अकॉर्डिंग या हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग बेस्ट और प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम सब आपस में शेयर कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारी एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। आज के जो समस्याएं मैंने ली हैं, आज की जो प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर रही हूँ, वो हैं एपिसोड 8 से जुड़ी हुई। 6 और 7 की मैंने लास्ट टाइम शेयर की थी आपके साथ। तो आज चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए, पहला क्वेश्चन आज आया है। एक बड़ी समस्या है पेरेंट्स के साथ कुछ के जिनके बच्चों को ऑटिज्म की बीमारी है। कई बार पहले भी क्वेश्चन आए हैं इस तरीके के, लेकिन मैं उस पर बात नहीं कर पाई। आज ये दो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक केस में, पहले में, उनका बच्चा जिसको ऑटिज्म है वो 16 साल का हो चुका। हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, अभी तक चल रहा था, संभाल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ रही है बच्चे की भी और उनकी भी परेशानियां बढ़ने लगी हैं। ऑप्शन है उनके पास हॉस्टल में डालने का उसको, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते हैं अपने बेटे से, कि उसे हॉस्टल में डालें। और अगर वो उसे रख रहे हैं, दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं, तो भी वो नर्वस हैं कि जॉब में अगर छोड़ भी दूंगी 3-4 साल बाद, तब तक उनका बच्चा 20 साल का हो जाएगा, तो क्या वो अकेले उसका ध्यान रख पाएंगी या नहीं। तो वो असमंजस की स्थिति में है। अब मैं आपको बताऊं इसका प्रैक्टिकल, आपको थोड़ा अगर सोच के कि ऐसी कंडीशन अगर हो तो आप क्या करें। तो उसमें जो हम उनको ऑटिज्म वाले बच्चों की केयर करते हैं या उन्हें सिखा पाते हैं या उनको नॉर्मल लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा संभावनाएं जो उनके लिए स्पेशल जगह हैं, चाहे वो डे केयर हो, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो स्कूल हो, वहाँ वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी। उसकी अपने पैरों पर खड़े होने की जो संभावना है वो ऐसी जगह पर ज़्यादा होगी। अपने घर में रह के हम कितनी भी कोशिश कर लें, उसको वो चीज़ें नहीं सिखा पाएंगे। ये आपको प्रैक्टिकली समझना होगा। आपने अब तक अपने बच्चे को विशेष स्कूल में पढ़ा के और अपने पास रख के जितना आप कर सकती थी आपने किया, लेकिन अब ना सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपकी सेहत, आपके पति की सेहत और आपका जो तन मन थक चुका है उसको देखते हुए, बल्कि बच्चे की भी अगर भलाई मैं देखते हुए बताऊं कि क्या करना ज़्यादा सही रहेगा, तो मुझे लगता है कि आपको अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है तो उसको हॉस्टल में डाल देना चाहिए। इससे एक तरफ आपके बच्चे को जो है वो ग्रोथ के अवसर ज़्यादा मिलेंगे, और दूसरी तरफ जो आप इतने सालों से कर करके थोड़े एग्जॉस्टेड हो गए हैं, आपका जो हिम्मत टूट रही है ना कहीं वो भी रीगेन हो जाएगी। और आप चाहें तो 1 साल भी आप रख के एक ब्रेक आपको भी मिलेगा। आप देखना कि उसके बाद क्या हुआ। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी, तो ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, वहाँ पर भेज के चीज़ें और ख़राब हो गई, ठीक नहीं लग रहा, तो आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है उसको वापस बुलाने का। ऐसा तो है नहीं कि आपने भेज दिया तो बिल्कुल वो बच्चा आपके हाथ से गया और वो आप कभी ला ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि आपको हॉस्टल वाले ऑप्शन को एक बार ट्राई करना चाहिए। और मेरी जो जानकारी में 1-2 बच्चे ऐसे हैं, उनके पेरेंट्स क्या है कि जब तक छोटे थे उनको रखा, संभाला, सब कुछ करा, लेकिन जैसे आप कह रहे हो सच में तन और मन दोनों थक जाते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप हॉस्टल वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से तो ट्राई कर लो। और दूसरा जो ऑटिज्म से जुड़ा हुआ है, उनका बच्चा जो है वो 5 साल का है। अब वो क्या, उनके दिमाग में एक अलग उधेड़ बुन है कि उसको वो संभाल रही हैं, काफ़ी थक जाती हैं। जॉब छोड़ दी उन्होंने, मतलब पहले केस में वो जॉब छोड़ नहीं पा रही हैं अभी 3-4 साल और, लेकिन इन्होंने दूसरे केस में जॉब छोड़ दी है। उस बच्चे को वो संभाल रही हैं, थक रही हैं पूरी तरह। इनका क्या है कि दूसरा बच्चा, अब उनको एक अंदर मन में डर है कि दूसरा बच्चा प्लान करूं नहीं करूं, कहीं उसको भी हो गया तो देखो, मैं पॉजिटिवली भी बता रही हूँ और देखी हुई चीज़ों पे भी बता रही हूँ कि ऐसे केस बहुत कम होते हैं, कोई विरला ही होगा। जब आपका पहला बच्चा अगर इस तरीके की परेशानी से जूझ रहा है तो डॉक्टर भी विशेष ध्यान रखते हैं, आप भी विशेष ध्यान रखोगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस ना हो जिससे बच्चे के ये बीमारी पनपने के अवसर मिले। तो आप इतना नेगेटिव मत हो। जो बच्चा आपका ऑटिज्म का शिकार है उसका आप तन मन धन से ध्यान रख रहे हो, रखते रहो जैसे भी।
आप बेस्ट कर रहे हो अपना, लेकिन इसके चक्कर में आप दूसरा बेबी प्लान ना करो। ये कोई मतलब इस बात में कोई दम नहीं है। आप आराम से दूसरा बेबी प्लान करो और भगवान जो है वो आपको एक सामान्य बच्चा भी देगा और आपकी लाइफ जो है और फैमिली ट्रैक पर आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अगर कोई दिक्कत हो गई है तो दूसरे को भी होगी। आप ध्यान रखना इस बार थोड़ा और ज़्यादा, डॉक्टर को भी बता के चलेंगी सारी चीज़ें, तो इस बार ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नेगेटिव मत सोचो, ये हो जाएगा सब ठीक। अब अगले क्वेश्चन है मेनली हस्बैंड से जुड़े हुए। पहला देखो मैं आपको बताऊं कि वो वर्किंग हैं जिन्होंने भेजा है कि मैं वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे एंटी में खड़े रहते हैं और मेरी बातों का गलत अर्थ निकालते हैं, अपने परिवार को मेरे एंटी में खड़ा कर देते हैं, मैं क्या करूँ? अगर हमेशा ऐसा ही होता है तो मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। उनको आपको पहले ही उन्होंने मतलब सोच लिया मन में कि आप गलत हो, है ना। तो पूर्वाग्रह से जो ग्रस्त आदमी होता है आप उसको सडनली चेंज नहीं कर सकते। आपको लगातार कहना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए लगातार अपने ट्रैक पर चलते रहना होगा। इसका और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि घूम फिर के हैं आपके पति, आपके जीवन साथी हैं, आप ही के साथ उनको रहना है, तो सारी जिंदगी का साथ है। भगवान ना करे कोई ऊंच नीच किसी के भी साथ किसी रिश्ते में हो, लेकिन सारी जिंदगी का साथ है। तो अगर अभी वो ये है कि आपके एंटी खड़ा कर देते हैं सबको, लेकिन अगर आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो, आप अपने काम तरीके से कर रहे हो, कोई गलती आप एक्चुअल में कर नहीं रहे, तो जिनको वो कहेंगे कि इनके एंटी में खड़ा कर दो ये कुछ है, तो वो आदमी भी थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद सुननी उनकी बंद कर देगा कि ये मतलब फालतू की बातें करता है, ठीक। और रही बात आपके पति की, तो वो भी बदलेंगे, ऐसा नहीं है। अब मैं मानती हूँ कि कहने में, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है। पर कर ही क्या सकते हैं, आप ये सोचिए, ऑप्शन आपके पास है नहीं। आप काम पे जा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन एक आदमी आपको लगातार परेशान कर रहा है। आपके घर में जो एनर्जी है वो नेगेटिव ज़्यादा है, तो उसको आपको जब चेंज करना आप जाओगे तो चाहे लंबा प्रोसेस हो, लेकिन जो प्रोसेस है आपको उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। कोई जादू की छड़ी नहीं आती कि आपने घुमाई और सामने वाले का दिमाग चेंज हो गया। आपको उसे धीरे धीरे अपने कामों से, अपने एक्ट से, अपनी दिनचर्या से ही बदलना होगा। एक इमेज बनाने में सालों लग जाते हैं, और जब वो इमेज बन जाती है लगातार उसी काम को करते रहने से, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, हम जो डेली में रोज़ कर रहे हैं वही हमारी इमेज बनाता है। और जब हमारी एक इमेज बन जाएगी सही की, तो जो गलत कह रहा है ना वो पागल नजर आएगा, आप पे कोई फर्क उस चीज़ का नहीं पड़ेगा, चाहे वो कितना ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो या कुछ हो। हर आदमी बात सुन के भी यही कहेगा कि यार इसके दिमाग में शायद उसको लेके कुछ गलती है, ऐसी तो वो है नहीं, समझ रहे हो। तो आपको ये जो परसेप्शन है ना, उनको कोई इंजेक्शन आप नहीं लगा सकते कि आपने कुछ बोला और वो चेंज हो गए, नहीं। इसका तरीका यही है कि आप अपने सही ट्रैक पे चलते रहो, आज नहीं तो कल स्थितियाँ बदलेंगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, साल 6 महीने 1.5 साल, इतने आप सही बिल्कुल चलते रहो। फालतू किसी की लड़ाई झगड़ों में पड़ो मत, अपने अच्छे पे ध्यान दो कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ, क्योंकि आपको जॉब पे भी जाना है। एनर्जी अपनी थोड़ी सी प्रिजर्व करके रखो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये है कि एक आके घर में खुशनुमा माहौल मिलता है, अच्छा सा लगता है, लेकिन नहीं भी मिल रहा तो उस चक्कर में अपना जो पहले से अच्छा है, जॉब, आप खुद, आपकी सेहत, उन सबको थोड़ी बिगाड़ लोगे। तो बात यह है कि ठीक है, तो जो खराब है उसको सही करना है, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि जो पहले से सही है उसको भी खराब कर लो। तो आप अपनी जॉब करो, अपना जाओ आओ का घर का काम करो, कोई आराम से बात कर रहा है सीधे सीधे, ठीक है, लड़ रहा है, लेट इट बी। आप अपनी फिलहाल यही दिमाग में रखो कि मेरे को अपनी इमेज क्रिएट करनी है कि मैं ठीक हूँ, ताकि जो मुझे गलत कह रहा है वो खुद गलत लगे, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन अगेन एक जॉब वाली मम्मी की तरफ से है कि मेरे घर पर आए दिन रिलेटिव आते रहते हैं 4 दिन के लिए या 1 वीक के लिए, और मैं वर्किंग हूँ, 2 बेटे हैं 10th में और 8th में, थक जाती हूँ, पर ये बात कोई नहीं समझता, क्या करूँ। अब देखो रिलेटिव का जहाँ तक मुझे समझ में आता है ये एक दिन की बात नहीं होती, और हर घर का अलग पैटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि सडनली आपके आने शुरू होंगे। आपके बच्चे 8वीं 10वीं में आ रहे हैं तो काफ़ी साल हो गए, तो मुझे लगता है इतने में तो आदत पड़ जाती है अपने घर के रूटीन की, है ना। मान लो मेरे यहाँ एक सब्जी रोटी में काम चलता है तो मुझे वही आदत है, लेकिन अगर शुरू से मेरे घर में इस तरीके का हिसाब होता मेरे ससुराल में या यहाँ पे कि नहीं एक गीली सब्जी, एक सूखी सब्जी, रायता, सलाद सब कुछ बनेगा तभी वो खाना माना जाएगा,
तो अगर मैं कर रही हूँ तो 2-2.5 महीने में ही थोड़ी आदत पड़नी शुरू हो जाती है। तो जैसे घर का माहौल होता है, मुझे यहाँ पर ये थोड़ा वो लग रहा है कि इतने साल बाद आप उस चीज़ में ढल क्यों नहीं पाए। क्योंकि देखो, वर्किंग मॉम जो होती हैं, औरत कोई भी हो, मुझे लगता है सारी, आप मेरे कमेंट में मुझे कहते हो सुपर वुमन, मुझे लगता है हर औरत सुपर वुमन ही होती है। क्योंकि एक औरत ही है जो घर पे सारे काम करके जाती है, फिर वहां पर भी प्रेशर, वर्क प्रेशर लेके भी काम करती है, आने के बाद फिर काम करती है, अगली सुबह की फिर तैयारी करती है, अपना भी ध्यान रखना, सब कुछ ये एक औरत ही कर सकती है। तो आप कर सकते हो। और रही बात थकने की, मैं भी, अगर आपको अब आके ये सब चीज़ एहसास हो रहा है कि मैं थक जाती हूँ, मे भी आपकी फिजिकल हेल्थ में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हुई है, कोई विटामिन या कोई मिनरल आपकी बॉडी में कम होना शुरू हो गया, कैल्शियम, आयरन, इनकी डेफिशिएंसी से अक्सर थकान बढ़ जाती है। या फिर आप, मतलब आप जो डाइट ले रहे हो या आप नींद ले रहे हो, उसकी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है, इसलिए आपकी जो कहना चाहिए काम करने की क्षमता है थोड़ी कम हो रही है, और आप पहले कर लेते थे लेकिन अब आपको थकान महसूस हो रही है। समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम आप हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो आप एक बार अपना फिजिकल चेकअप कराओ कि भाई पहले से मैं करती आ रही हूँ इतने साल से और अब मुझे थकान लग रही है। लेकिन अगर बात सिर्फ मेंटली है, तो मेंटली में देखो, जब इतने सालों से जो चीज़ हो रही है और अगर हम उससे इरिटेट हो रहे हैं, तो अब ये देखो कि मेहमान जो है वो आपके हैं या आपके इन लॉज के हैं। आपकी वजह से वो आ रहे हैं कि आप हो, आपसे उनका नाता ज़्यादा मजबूत है, या इन लॉज का है। तो अगर इन लॉज का है तो जब तक इन लॉज हैं वो आएंगे, और आप जब इतने सालों से करती आ रही हैं तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि अभी आप पीछे मत हटिए, थोड़ा करते रहिए जैसे चल रहे हो। क्योंकि आप आज थोड़ा करना शुरू करोगे ना नुकुर या उनके करने में कमी ना, तो वो फिर आपका इतने सालों का करा हुआ सब बेकार हो जाएगा। अगर आपको मना करना है तो वो आपको शुरू में ही कर देना चाहिए था कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने इतने साल, इतनी सेवा, इतनी मेहनत, इतना अच्छा किया है, तो अब आके आप हिम्मत मत हारो, करते रहो। बाकी चीज़ें सब ठीक चल रही हैं तो टच वुड सही चलती रहे। आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर इस बात पे, आपकी थकान को लेके, और आप अब इस टाइम पे हाथ खींचोगे और आपके अच्छी खासी बनी बनाई गृहस्थी में एक बवाल सा खड़ा हो जाए, तो उससे बेहतर ये है कि आप मल्टीविटामिन ले लो या अपना रेस्ट का थोड़ा सा शेड्यूल वो कर लो। लेकिन जैसे बच्चे होते हैं ना कि 1 हो 2 हो चाहे 6 हो, लेकिन माँ के लिए वो सारा काम वो आदत पड़ जाती है। तो सेम चीज़ ये है कि आपके घर में शुरू से मेहमान आते हैं तो आपको भी ये एक हैबिट पड़ जानी चाहिए कि ठीक है, मेरे घर का पैटर्न यही है ना। तो उस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव लो कि गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं पहले कर रही थी अब नहीं कर पा रही, तो असल प्रॉब्लम कहाँ है उसको आप काम करो, बजाय ये कि परेशान हो गई हूँ तो मैं वो परेशानी अब दिखाऊं और उसको दूसरी तरीके से हैंडल करूँ। नहीं, मुझे जो समझ में आ रहा है वो वही है कि शायद एज बढ़ने की वजह से आपको फिजिकल थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर आप ध्यान दो और चीज़ें सही हो जाएंगी, और आप जैसे इतने सालों से करते आ रहे हो करते जाओगे। और बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ आप नॉर्मली शेयर कर सकते हो कि भाई काम बढ़ गया तो या तो आप मेड का, अगर अभी तक नहीं ले रहे थे सहारा, वो ले सकते हो, या फिर फैमिली मेम्बर्स में से बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हेल्प आप उनकी लेना शुरू कर दो। लेकिन जो इतने सालों से आप करते आ रहे हो उसको खराब मत करो। एक क्वेश्चन ना बड़ा अजीब सा आया है कि एवरी टाइम जब कंसीव नहीं होता हस्बैंड ऐसे गुस्सा करते हैं जैसे मेरी ही गलती हो, इस वजह से बताने से भी डरती हूँ कि रिएक्शन ऐसा आएगा, क्या करूँ मैम, सजेस्ट करें। मत बताओ, ये चीज़ छुपाने की तो है नहीं। जब खुद पूछें क्या हुआ, जस्ट से नो, और आपको पता है रिएक्शन यही आएगा तो लेट इट बी। जब हमारा सोचा समझा रिएक्शन हमें पता है क्या है, अब ये उनकी कम बुद्धि है कि वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति को पता होता है कि कंसीव करने में औरत और आदमी दोनों का उसमें रोल होता है। अगर हाँ उनके टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आया है और आपकी बॉडी में कमी आ रही है, तब आपकी गलती वहाँ है अगर आप ट्रीटमेंट भी नहीं कराओ। तब ये है कि भाई उनका गुस्सा बन रहा है कि भाई तेरे अंदर कमी है तो इलाज भी नहीं करा रही। लेकिन अगर कमी दोनों में है या किसी में भी नहीं है और तब कंसीव नहीं हो रहा, तो फिर उसमें आपकी अगर वो गलती सोच रहे हैं तो निसंदेह वो एक दिमाग से काम ही नहीं ले रहे बिल्कुल भी, है ना। तो उसका आप अपने ऊपर ब्लेम मत लो। लेकिन हाँ, ये मैंने बता दिया कि अगर टेस्ट में कमी ज़्यादातर, क्योंकि वो आदमियों का तो एक ही टेस्ट होता है, औरतों के होते हैं 25, तो अगर किसी आप में कमी कोई किसी टेस्ट में डॉक्टर बता रहे हैं
तो अगर आपको उनकी नाराज़गी किसी भी हद में दूर करनी है कैसे भी, तो आप ये कर सकते हो कि भाई कमी आ रही है लेकिन मैं ट्रीटमेंट तो कर ही रही हूँ, बाकी शरीर की बीमारी का किसी का कोई हाथ नहीं होता। अब किसी को कोई बीमारी हो गई तो उसने जान के किया, ऐसा तो होता नहीं। सेम गोज विद इनफर्टिलिटी। हर औरत चाहती है कि जब वो प्लान करे तो आराम से हो जाए, क्योंकि बच्चा पैदा करने में जितनी परेशानी होती है उससे कहीं ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा उस इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में होती है। जो लोग जूझ रहे हैं उनके जी से पूछो। तो अगर आपके हस्बैंड ये चीज़ नहीं समझ पा रहे ना, तो वो पाषाण हृदय मैं तो कहूँगी कि नहीं समझ पा रहे। लेकिन हाँ, अगर वही वाली बात है, अगर आप इलाज नहीं करा रहे तो आप इलाज करा लो, इतना कर सकते हो। बाकी ये कि बताने में डर लगता है, मत बताओ, क्या ही हो जाएगा उससे। जब पूछें तो सिंपल जवाब दे दो, ठीक है, होने दो गुस्सा, उसको आप सही नहीं कर सकते। सही तो वो उसी दिन होगा जिस दिन सच में गुड न्यूज़ आ जाएगी, और ईश्वर से प्रार्थना करूँ कि जल्दी आ जाए ताकि ये कलेश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। कि इनफर्टिलिटी वाली इशू ना बहुत गंदा होता है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर तरीके से। तो मैं तो प्रार्थना ये करूँगी कि जल्दी ही आपके घर में गुड न्यूज़ आए, फटाफट आप पेरेंट्स बन जाएं और ये इशू हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाए और आप दोनों हमेशा बड़े प्यार से रहें। ठीक, अब बच्चे देखो, प्यार की बात चली है ना, अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इनका, जो एक बहुत लंबा सा है इनका, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि इनकी जो बहन है उनकी इन्होंने रीमैरिज करी है। पहली शादी में सब कुछ ठीक नहीं था, दूसरी जगह उन्होंने शादी करी, जिससे करी है उस लड़के की भी दूसरी शादी है। अब उस लड़के की जो पहली शादी थी वो थी लव मैरिज, लेकिन उसकी वाइफ उनको छोड़कर चली गई। अब वो चली गई है, अपनी जगह सेटल हो गई है, लेकिन जो इनकी बहन के अब हुए हैं हस्बैंड, वो डूबे हुए हैं अभी उनके प्यार में। तो वो उनके ख्यालों में खोए रहते हैं और इनकी बहन को जो अधिकार मिलना चाहिए पत्नी के रूप में उसको नहीं दे रहे, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। रात को भी मतलब बजाय इनके बहन के पास टाइम स्पेंड करने के बहुत बहुत देर तक 1-1 बजे 1:30 बजे इन्होंने मेंशन किया कि अपनी मम्मी के कमरे में रहते हैं ताकि इनके साथ उन्हें मतलब टाइम ना बिताना पड़े। ठीक है, अब इनकी बहन भाई वो भी ट्रॉमा से निकली हुई है, वो दूसरी शादी में जाने के बाद भी अपना नई शुरुआत करने को तैयार है, लेकिन अब वहाँ से रिस्पॉन्स जो मैंने आपको बताया नहीं आ रहा। तो ये सजेस्ट मतलब क्या करें उन्हें, तो ये मुझसे पूछना चाह रही हैं। तो देखो, अब एक तो उस लड़के की हमें शुरू से मतलब बिल्कुल सरासर गलत बात है कि अगर वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था उस रिश्ते से, वो मेंटली बाहर नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली उसने नहीं छोड़ा, अगली बंदी छोड़ के चली गई, तो यानी कि ये तो अभी वहीं अटके हुए हैं। अगर ऐसा है भी तो इन्हें क्या ज़रूरत थी किसी दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करने की। पहला पॉइंट तो ये है ही, उनकी गलती तो है, लेकिन अब वो गलती हो गई, उसको अब बदल नहीं सकते, तो उसको रोने से क्या फ़ायदा। अब जो कंडीशन है वो ये है कि भाई शादी हो चुकी है। पहली बात तो ये, अगर वो 1-1:30 बजे तक अपनी माँ के कमरे में बैठते हैं तो आपकी बहन को उनकी सास से बात करनी चाहिए कि भाई मतलब ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, किसी प्रेशर में शादी करी है या क्या। पहले तो वो रीज़न ही पता निकालो कि भाई मतलब कब तक ऐसे ये खोए रहेंगे, और अगर ये खोए ही रहेंगे, इन्होंने ये सोच लिया, तो फिर शादी के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। एक तो ये बात आपको बोलनी पड़ेगी कि ताकि जो उनके पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, वो भी अपनी तरफ से थोड़ा प्रेशर दें कि बेटा अब तू इसको शादी करके लाया है, इसके प्रति अपने फर्ज निभा। ठीक है, एक तो वहाँ से थोड़ी बात आएगी, कहना आपको पोलाइटली है, अपनी साइड रखते हुए कि आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं भी बताओ क्या करूँ। बहुत ही विनम्रता से बात करनी है, लड़ने की बात नहीं है, आराम से बात करनी है अपने घर के बड़ों से। ठीक है, कि मेरी क्या गलती है, मतलब मैं क्या करूँ। और दूसरी चीज़ अब आपकी हस्बैंड वाइफ की, कि आप कैसे डील करो उन्हें, उनकी बहन मतलब। तो देखो, एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे आप थोड़ा से कोमल हृदय होकर अगर सोचो तो अगला बंदा जो है वो मोहब्बत में, प्यार में चोट खा चुका, ठीक है भाई, उसका नहीं मन मान रहा वो मोमेंट किसी और के साथ रिक्रिएट करने का। तो अव्वल तो उसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन मान लीजिए उसने किसी प्रेशर में आके कर लिया, आपको ये पता चलता है, तो अब क्या। अब आप इतने मेंटली स्ट्रांग थे कि आप उस चीज़ से निकले और आप दूसरी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको थोड़ा हो सकता है टाइम लग रहा है। तो अब आपको उनके साथ जीवन बिताना है, तो ऐसा नहीं है कि शादी के शुरुआती 6 महीने में, शुरुआती 1 साल में ही बिल्कुल प्रेम संबंध बन ही जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, परफेक्ट हो जाए, तो ही आपकी शादी चलेगी। कई बार आपको समय देना पड़ेगा, और हो सकता है उसके बाद जो बंदा आज उनके लिए इतना डिवोटेड है कि वो छोड़ के चली गई, धोखा दे दिया, तब भी उनके बारे में सोच रहे हो, उनके
खोए हुए ख्यालों में, तो सोच के देखो कि जब वो आपसे प्यार करेंगे तो कितना करेंगे। तो आपको धैर्य रखना होगा और जस्ट थोड़ा सा सब्र रख के कीप गोइंग। घर परिवार, उनके लिए जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनके कपड़े, खाना, आपका जो फ़र्ज़ है आप वो अदा करते रहो। उनसे फालतू कोई भी उस चीज़ में मत जाओ कि जिस पे आके लड़ाई हो, या बार बार उनसे इस बात को कहना कि आप मेरे साथ टाइम नहीं बिता रहे, आप मेरे साथ नहीं बैठ रहे। आपको समझ में आ गया, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पर्पजली कर रहे हैं, तो लेट इट बी। उस विषय में आप बात ही मत करो। आप इतने, जैसे सीरियल्स में कई बार दिखाते हैं ना, कि ज़्यादातर सीरियल में मैं जब देखती थी, अब तो देखती ही नहीं, कि जब शादी होती थी तो अक्सर उनके बीच में रोमांस नहीं होता था, लेकिन लीनियरिटी से जो है वो चलते रहते थे बीच में, दैनिक जीवन में ही छोटी छोटी घटनाएं होती रहती थी, और धीरे धीरे एक आदत हो जाती है दूसरे आदमी के साथ रहने की, और फिर कहीं ना कहीं वही आदत आगे चल के केयर और प्यार में बदल जाती है। तो आपको वो मूवमेंट लाने के लिए मुझे लगता है थोड़ा टाइम अपने आप को और उन्हें देना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर जो कंडीशन है। क्योंकि अब मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं जी आप उनसे लड़ मरो कि क्यों नहीं दे रहे मुझे टाइम, ये वो, तो देखो टाइम मतलब हम उनसे प्यार मांग रहे हैं ना, तो आप किसी का गला पकड़ के उसे ये नहीं कह सकते कि मुझसे प्यार करो, सीधी सी बात है। तो अगर उनके मन में फीलिंग्स अभी नहीं है तो नहीं है, आप उन्हें ज़बरदस्ती क्रिएट नहीं करवा सकते। आप क्रिएट करवा पाओगे धीरे धीरे, जब वो आदी हो जाएंगे आपके। तो आपको अभी जस्ट एज अ वाइफ आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, उस प्यार मोहब्बत और सेक्स को छोड़ के जितने आपके बाकी के काम हैं आप वो करते जाओ। धीरे 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 चीज़ें ट्रैक पे आएंगी, और हर रिश्ते की एक वैलिडिटी होती है जो उनको छोड़ के गई है, और अभी तक वो जिनके ख्यालों में डूबे हुए हैं, ऐसा नहीं है, वो फीलिंग्स भी धीरे धीरे फेड होंगी, और उसकी जगह आपकी तस्वीर बनना शुरू हो जाएगी उनके दिमाग में, और चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, लड़ने वाली सिचुएशन कम से कम लाओ, प्यार से रहो, तो जल्दी चीज़ें बदल जाएंगी। एक क्वेश्चन ना, मतलब पहले भी आया था अब भी आया था, वो डिस्कस करने से रह गया, वो इसमें शायद नहीं है लेकिन मुझे याद है तो मैं बता रही हूँ कि उन्होंने कई बार क्वेश्चन किया, आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं नहीं दे पाई जवाब। उनके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, और वो एक, मतलब शायद ये वही क्वेश्चन है कि वो उनसे शादी करना चाह रहे हैं जिनका अफेयर चल रहा है, और इनका एक बच्चा है, तो ये क्या करें। और ये होम मेकर है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं है, कि मैं क्या करूँ। तो देखो फिर वही वाली बात आती है कि आप गला पकड़ के प्यार नहीं करवा सकते किसी से। अगर वहाँ रिश्ता दूसरी तरफ इतना जुड़ गया कि वो शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं उनसे, तो आप उन्हें ज़बरदस्ती लीगली एथिकली कुछ भी कर करा के रख भी लेंगे अपने पास, तो वो किसी काम के हैं नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुश्किल है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि जाने दीजिए। ज़बरदस्ती किसी को खींच के अपने पास आप रखने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं तो ये बस समझती हूँ, देखो अफेयर है, पहली बात अगर वो शादी नहीं भी, मुझे तो सीधे अफेयर का भी पता चलेगा ना कि मैं, मेरे होते हुए मेरा बंदा कहीं और किसी के साथ संबंध बना रहा है या उसके प्यार में है। शायद मैं मौका भी नहीं दूंगी माफ़ी मांगने का, या वापस आओगे नहीं आओगे ये पूछने का, है ना। लेकिन मैं ये हर एक को सजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ बात आ जाती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की और मेंटली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो उस चीज़ की, ठीक। लेकिन अगर अफेयर की बात ना भी होती, मान लीजिए भगवान ना करे लेकिन किसी के पति को कुछ हो ही जाता और वो होम मेकर है, तो अकेले तब भी तो वो बच्चे पालती हैं ना, लाइफ जीती हैं ना। तो आपको अगर वो सामने से पता है कि अफेयर है, शादी करना चाह रहे हैं, तो ऐसे आदमी के साथ रहकर क्या ही करोगे, जाने दो उन्हें। अगर गलत डिसीजन होगा कुछ होगा, वो उनकी लाइफ है, फिर वो सोचते रहे। आप अपनी जो है लाइफ को मान के चलो कि उनका इतना ही था। आप ज़बरदस्ती किसी को अफेयर में से खींच के अपने पास रख नहीं सकते, और रखोगे भी तो वो आधा ही मिलेगा आपको, ये मान के चलो कि मन से वो वहाँ रहेगा, तन से यहाँ रहेगा। तो ऐसे रिश्ते में रहने से तो अच्छा फिर एक तरफ हो जाना सही है। आप जैसे भी स्ट्रगल करोगे आगे, लेकिन खड़े हो जाओगे धीरे धीरे अपने पैरों पे, अपना बच्चा पाल लोगे, और वो पूरी तरह अगर लगता है उन्हें खुश रहेंगे तो रहेंगे, मतलब ज़बरदस्ती खींचातानी। मेरी तो सलाह यही है कि अगर वो सामने से कह रहे हैं कि अफेयर है, पता है आपको, शादी करने के लिए जा रहे हैं, तो जाओ भाई, क्या कर सकते हैं फिर उसमें। ज़बरदस्ती पकड़ के अपने पास रख के ऐसे आदमी का कोई फ़ायदा है नहीं।
तो यहाँ ख़त्म होता है आज का ये एपिसोड। और इस वाले के 8वें के रह गए हैं कुछ और क्वेश्चन, वो आपको जल्दी ही कल मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड कीप कमेंटिंग।